हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलिंग प्रोसेस। इससे पहले हमने ग्राइंडिंग, ब्रूचिंग वो डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम मिलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मिलिंग जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसमें एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी बनता है। तो यदि आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थ्योरी में काम चल जाएगा, और यदि जेई से ऊपर चाहे एई हो, गेट हो, आईएएस हो, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैं समझने वाला टॉपिक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। और इसमें जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो टाइप्स ऑफ मिलिंग प्रोसेस जो है वहाँ तक पूछेगा। तो हम एक एक चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिंग प्रोसेस क्या होता है। मिलिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वर्क मटेरियल बाय अ रोटरी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मिलिंग प्रोसेस क्या है, सिंपल सा आप जानते हैं कि यहाँ से मेटल रिमूव करने का प्रोसेस है और ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग कैन बी परफॉर्म बाय एंड मिल और पेरीफेरल मिल। जनरली मिलिंग दो टाइप की होती है, एंड मिल और पेरीफेरल मिल, लेकिन उसके और भी बहुत ज़्यादा टाइप है। द अदर क्लासिफिकेशन इंक्लूड साइड मिल, स्ट्रडल मिल, गैंग मिल, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड मिलिंग की। इफ द कटिंग टीथ इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फेस देन इट इज नोन एज एंड मिल। मान लो ये आपका कोई कटर है, ठीक है, तो यदि इसके टीथ जो है यहाँ पे फेस पे हो तब इसको क्या बोलेंगे, एंड मिल। इट इज जनरली यूज्ड फॉर वर्टिकल मिलिंग ऑपरेशन। जहाँ पे वर्टिकल मिलिंग ऑपरेशन होता है वहाँ पे हम एंड मिल यूज़ करते हैं। दूसरा होता है आपकी पेरीफेरल मिल, उसमें उसकी पेरीफेरी पर टीथ होते हैं और वो यूज़ करते हैं हम जनरली हॉरिजेंटल मिलिंग प्रोसेस के लिए। आगे देखते हैं पेरीफेरल मिलिंग। इफ द कटर आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क देन इट इज a peripheral milling cutter which is generally used for horizontal milling operation। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीफेरल मिलिंग हॉरिजेंटल मिलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है और एंड मिल वर्टिकल के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि पेरीफेरल को हम वर्टिकल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल जो है वो पेरीफेरल हॉरिजेंटल के लिए है और एंड मिल जो है वो वर्टिकल के लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कटर है, यहाँ पे आपको कटर दिख रहा होगा, ये कटर की पेरीफेरी पे टीथ बने हुए हैं, तो ये आपका पेरीफेरल मिलिंग ऑपरेशन हो गया। पेरीफेरल मिलिंग इज टू टाइप, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। ये जो दोनों डायग्राम है, एक अप का है और एक डाउन का है। कौन सा अप का है कौन सा डाउन का है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन मिलिंग ऑपरेशन की। इफ द डायरेक्शन ऑफ मिलिंग कटर एंड वर्क पीस इज सेम देन इट इज़ नोन एज डाउन मिलिंग। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो आपका वर्क पीस है इसकी डायरेक्शन कहाँ, इस साइड जा रही है, और ये जो आपका कटर है जब ये वर्क पीस पे आएगा तब भी इसकी डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब वर्क पीस और हमारा जो कटर है इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तब इसे हम डाउन मिलिंग बोलते हैं। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो कटर जैसे ही इस वर्क पीस पर टच होता है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हमारा जो वर्क पीस है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा, और जब वर्क पीस स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ऑपरेशन इजीली होगा, तो वहाँ पे चिप जो है प्रोड्यूस होगी और जो हमारा प्रोसेस है वो स्मूथ चलेगा, क्योंकि वर्क पीस जो है हिलेगा नहीं, यानी कि ये जो कटर है ये प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो इजीली फ्लो हो जाएगा। चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अप मिलिंग में मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, यानी कि जैसे ही कटर जो है वर्क पीस के टच होगा तब ये मैक्सिमम चिप यानी कि थिकनेस वाली निकालेगा और उसके बाद में मिनिमम निकालेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, पहले जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा निकाल देगा तो रफ मशीनिंग होगी, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये एकदम मिनिमम थिकनेस वाली चिप निकालेगा, तो यानी कि हमारी सरफेस फिनिश अच्छी आएगी। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। कटर विल अप्लाई प्रेशर ऑन वर्क पीस एंड वर्क विल बी पुश्ड टूवर्ड्स डाउन।
ये भी हमने डिस्कस किया था। टूल लाइफ इज़ इम्प्रूव्ड, इसमें क्या होता है कि टूल लाइफ भी अच्छी होती है और सरफेस फिनिश इज़ गुड। सरफेस फिनिश गुड कैसे आती है? क्योंकि पहले चिप की थिकनेस मैक्सिमम होती है, उसके बाद में बहुत कम मटेरियल रिमूव करता है, जिससे हमारा सरफेस जो है स्मूथ आ जाता है। और जब इसका टूल लाइफ भी अच्छी है, सरफेस फिनिश भी अच्छी है, तो हम इसको सूटेबल मानते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा डाउन मिलिंग प्रोसेस ही यूज़ होता है। अब अप मिलिंग भी देख लेते हैं। इन अप मिलिंग प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ कटर एंड वर्क पीस इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे आपका ये जो वर्क पीस है, इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये फीड डायरेक्शन हो गई, और जो ये हमारा कटर रोटेट होता हुआ ये जब वर्क पीस पर टच होता है तो इसकी डायरेक्शन उधर जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये लास्ट में जब चिप रिमूव करेगा ना, तो इसके ऊपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसको अपलिफ्ट करेगा वर्क पीस को। चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और लास्ट में ये मैक्सिमम थिकनेस की चिप निकाल रहा है। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है आपका दिख रहा है आपको डायग्राम में, यहाँ से मेटल ज़्यादा रिमूव करेगा तो फोर्स जो है अप डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क पीस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। वर्क पीस लिफ्टेड अपवर्ड, और जब हमारा वर्क पीस लिफ्ट ऊपर करेगा तब क्या हो जाएगा? अनस्टेबल एक तरीके से प्रोसेस हो जाएगा, जिससे टूल लाइफ भी कम होगी और सरफेस फिनिश इज़ पुअर। सरफेस फिनिश पुअर क्यों होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में ये कम थिकनेस की चिप निकालता है और उसके बाद में ज़्यादा मेटल रिमूव करता है, और आप सभी को पता है ज़्यादा मेटल एक साथ रिमूव करेगा तो सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आती है। अब हम डिफरेंट टाइप के मिलिंग प्रोसेस देख लेते हैं। साइड मिल, इफ़ कटर प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ फेस एंड पेरीफेरी, यानी कि एंड मील और पेरीफेरल मील दोनों का यदि हम कॉम्बिनेशन कर दें तब वो साइड मिल बन जाता है। स्ट्रडल मिल क्या होता है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफ़ कटर प्रेजेंट एट द फेस एंड पेरीफेरी आल्सो, फेस पे भी हो और पेरीफेरी पे भी हो, तब उसे हम स्ट्रडल मिल करेंगे। और गैंग मिल, गैंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, इफ़ नंबर ऑफ पेरीफेरल कटर आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर ए हॉरिजेंटल मिलिंग प्रोसेस, यानी कि जब एक से ज़्यादा कटर प्रेजेंट हो तो उसे हम गैंग मिल प्रोसेस कह देते हैं। टाइप्स में लास्ट बच गया है आपका सॉ मिल। इफ़ ए वेरी थिन कटर इज़ यूज्ड टू क्रिएट ए नैरो स्लॉट देन द मिलिंग कटर इज नोन एज सॉ मिल। यदि हमारा जो कटर है बहुत ही ज़्यादा थिन है तो उसे हम सॉ मिल कहते हैं। आपने हैक्सो देखी होगी जिसे आप पता लगा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कट गियर्स ऑन ब्लैंक और थ्रेड मेकिंग, यानी कि ये गियर कटिंग के लिए और थ्रेड मेकिंग के लिए सॉ मिल कटर यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, जहाँ से चाहे आप एई एग्ज़ाम हो असिस्टेंट इंजीनियर का, आगे हायर लेवल के चाहे इसरो डीआरडीओ या गेट के हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम बात करते हैं चिप थिकनेस फॉर्मूला की। चिप थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है? टी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम थिकनेस की चिप का फॉर्मूला होता है 2fm/nz इंटू √d/d। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। FM टेबल फीड, टेबल की फीड जो है वो mm/मिनट में हम मेज़र करेंगे। यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको टेबल फीड दी जाएगी। N आपकी स्पीड हो गई जो RPM में होती हैं। Z यहाँ पे है नंबर ऑफ टीथ, यानी कि जो हमारा कटर है उस पर टीथ कितने हैं, और कैपिटल D है डायमीटर ऑफ कटर और स्मॉल d है डेप्थ ऑफ कट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल d ऊपर है और कैपिटल D नीचे है। ये तो हो गई चिप थिकनेस, मैक्सिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला। अब मिनिमम यदि हमारी 0 हो तो एवरेज थिकनेस क्या? अब कोई थिकनेस जो है, कोई जो चिप है उसकी थिकनेस मिनिमम 0 तो हो नहीं सकती, तो मान लो कोई चिप ऐसी है ही नहीं चिप, तो उसकी हमने 0 मान ली, तो एवरेज जो है क्या हो जाएगी? टी मैक्स प्लस टी मिनिमम अपॉन 2, यानी कि टी मैक्स बाई 2। तो यहाँ से यदि आपको पूछे एवरेज चिप थिकनेस तो यहाँ से 2 हट जाएगा और FM/nz √d/d ये फॉर्मूला आपके रह जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको डेटा दे देंगे और आपको डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। अब यदि हम इसके मशीनिंग टाइम की बात करें तो TM = LE+X/FT/NZ। यहाँ पे FT क्या है? फीड पर टूथ है,
और एल ई और एक्स क्या है? एक्स जो होता है ये होता है आपके कंपल्सरी अप्रोच। कंपल्सरी अप्रोच, ये कंपल्सरी अप्रोच क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मिल कटर, एंड मिलिंग अभी हमने डिस्कस किया था, तो एंड मिल कटर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ फॉर फेस मिलिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था। इट इज़ टू टाइप, यदि हमारा शोमेट्रिक होगा तो शोमेट्रिकल मिलिंग, एशोमेट्रिक मिलिंग, दो टाइप का होता है। शोमेट्रिक मिलिंग किसे कहेंगे? इफ़ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एंड मिल कटर कोइंसाइड विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ वर्क पीस, यानी कि हमारा जो कटर है उसका सेंट्रल एक्सिस और वर्क पीस का दोनों का मैच करता है तो उसे शोमेट्रिकल करेंगे, और यदि मैच नहीं हो रहा है तो उसे एशोमेट्रिकल कह देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका हो गया वर्क पीस, ठीक है, और ये हमारा हो गया कटर। ठीक है, अब जब हम फेस मिलिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ये जो आपका कटर है इसको एकदम इसके टच करेंगे। ठीक है, और यदि इसका मान लो सेंटर जो है O1 है और ये आपका पॉइंट A है, अब हम क्या करेंगे, जब फेस मिलिंग करेंगे तो ये अंडरकट करेगा, तो अंडरकट करेगा तो ये जो आपका ये कटर जो है ये अंदर तक जाएगा, और कितना अंदर जाएगा, देखिए यहाँ तक जाएगा, इतना अंदर तक जाएगा। तो इसका जो सेंटर है वो O2 यहाँ, O1 जो है यहाँ आगे आ जाएगा, तो इसको मान लेते हैं O2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे B आ जाएगा, समझ गए? तो X जो होता है, X अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि X क्या होता है, तो X जो है आपके वो होता है कंपल्सरी अप्रोच। तो यहाँ पे कुल मिला के हमको X निकालना है। यदि हम बात करें X की, तो X बराबर क्या हो जाएगा, AB, यानी कि हमारा जो कटर है वो वर्क पीस के अंदर कितना गया। तो पहले A पॉइंट पे हमने कटर को टच करके रखा था, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे क्या पढ़ा रहे सर। तो A पॉइंट जो है यहाँ पे हमने वर्क पीस पे कटर जो है टच करके रख दिया, और फिर हमने जैसे ही इसको रोटेट किया तो ये अंडरकट लगाएगा, और ये कंप्लीट जो है इस वर्क पीस की जो विड्थ है, ये कंप्लीट वर्क पीस की विड्थ कितनी है, मान लो ये W है। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लिया हमने L है। ठीक है, तो ये जो विड्थ है इस विड्थ में कंप्लीट टच होना चाहिए, यानी कि ये कटर का पॉइंट यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए। तो इतना आने तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपल्सरी अप्रोच। तो कुल मिला के हमको X निकालना है। X क्या है, A से लेके B तक। अब ये AB कैसे निकालेंगे हम, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको O2B माइनस मैं O2A निकाल दूं तो ये क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो देखो, ये आपका यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ये O1 O2 A और आपका B हो गया, O1 O2 A और B, ये टोटल है यहाँ से O2B। इसमें से मैंने O2A निकाल दिया तो पीछे कितना बचा, AB तो बचा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो AB हो जाएगा। अब O2B जो है ये किसकी है, कटर की रेडियस है, तो कटर का डायमीटर मान लो D है तो D/2 हो जाएगा। O2B आ गया हमारे पास, निकालना क्या है, O2A। तो O2A निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। मान लो ये पॉइंट C है, ठीक है, इस C को और O2 को मैंने मिला दिया, तो ये भी तो क्या है, कटर की रेडियस है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल आपका O2AC ये ट्राइंगल है, इसमें आपको देखना है। तो यदि हमको O2A निकालना है तो क्या हो जाएगा, O2A बराबर रूट ऑफ O2C का स्क्वायर माइनस
AC का स्क्वायर, तब हमारे पास क्या आ जाएगी O2A। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब O2C कितना है, वो भी D/2 है। और AC, A से लेके C तक, ये टोटल जो है मैंने अभी आपको बताया था कि विड्थ जो है वो आपकी W है, तो आधी कितनी हो जाएगी W/2। तो हमारे पास दो, अब तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको O2C पता है कितना है, D/2 का स्क्वायर माइनस AC कितना है, AC भी आपका W/2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हम रूट कर देते हैं। और अब आपके पास O2A आ गया और O2B क्या है, D/2 माइनस करना है ये वाला। तो यहाँ पे भी D/2 है, तो यदि मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूँ x का, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ये इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा और उसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1/2 बाहर लिखता हूँ और ये आपका O2B वाला D रह जाएगा माइनस इधर अंदर क्या रह जाएगा, D² माइनस W का स्क्वायर का रूट। ये आपके जो है कंपल्सरी अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद रखना है। तो यदि आपको एग्ज़ाम में एंड मिलिंग प्रोसेस के या फिर फेस मिलिंग प्रोसेस का पूछे कि कंपल्सरी अप्रोच कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला आपके हो जाएगा ज्योमेट्रिक कंडीशन में। ज्योमेट्रिक कंडीशन यानी कि ये जो आपका वर्कपीस है, इसका जो सेंटर यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लाइन से लगा रखा मैंने, ये सेंटर और कटर का सेंटर दोनों सेम हो तो ज्योमेट्रिक। अब हम आगे देखते हैं कि अज्योमेट्रिक जो होगा तब वहाँ पे क्या आ जाएगा। तो अभी हमने एक वर्कपीस बनाया था, वैसा ही बना लेते हैं। ये आपका वर्कपीस बन गया और ये आपके वर्कपीस का सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कटर बनाते हैं जिसका जो, देखिए इसको थोड़ा सा हम इसके पास में ले आते हैं, ये आपके पास में आ गया, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे O1 यहाँ पे मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से आप लेके जाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कटर की साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। इसका मतलब इन दोनों का जो सेंटर है वो मैच नहीं कर रहा, और जब मैच नहीं कर रहा होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, एज्योमेट्रिक मिलिंग, ठीक है। अब ये जो हमारा कटर है ये आगे आएगा, कहाँ तक लाना है हमको, ये जो हमारा वर्क पीस है ये कंप्लीट इसके टच में आना चाहिए, तब तक लाना है। देखिए दूसरा सर्कल मैंने बना दिया है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका O2 हो जाएगा और ये सेम है A B और ये पॉइंट आपका C हो जाएगा, पहले वाला सेम ही है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा अभी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका O2C हो गया, ये भी कितना है D/2, और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेंटर इसका जाएगा आपके, ये किसका है, कटर का सेंटर। इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है यानी कि इन दोनों का, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है, यदि दोनों का सेंटर मैच नहीं हो रहा है तो दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं ऑफसेट। बाकी जो हमारा प्रोसेस है वो सेम ही है, क्योंकि हमको निकालना x है, तो x बराबर क्या है, AB है, और AB क्या है, O2B माइनस O2A। O2B हमें पता है कितना है, वही कटर की रेडियस, तो O2B बराबर D/2 हो गया। निकालना क्या है, O2A। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी मान लो वर्क पीस की लेंथ L है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो W है, और ये W/2 जो है यहाँ तक ही है, बस इतना ही फ़र्क है। और यदि हमको कटर का सेंटर लेना है तो यहाँ पे ये ऑफसेट और आ जाएगा। O2A क्या था O2A निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम, वही ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछला लगाया था हमने। तो O2A निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, O2C का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, वो सेम ही है जो हमने पिछली बार किया था। O2C क्या है, D/2 का स्क्वायर माइनस AC। ये जो AC है वो W/2 नहीं है, W/2 से कुछ ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, जितना ऑफसेट है। अब मान लो हमने
जो ऑफसेट है वो y मान लिया। यदि आपको एसियोमेट्रिक मिलिंग देगा तो वहाँ पे ऑफसेट कितना है वो अलग से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, W/2 प्लस y करना है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई। ज्योमेट्रिक में और ज्योमेट्रिक में इतना ही फ़र्क है। और यदि मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो 1/2 इधर आपका d² प्लस w का स्क्वायर प्लस 2y, सॉरी ये w जो है स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर बाहर है, w प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, x निकालने के लिए क्या करना है, O2b क्या है d/2, तो 2 मैं यहाँ पे भी बाहर ले लेता हूँ, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे d माइनस रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस w प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेम ही फॉर्मूला है पिछले वाले में, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये माइनस है। तो ये आपका हो गया फाइनल ऑफसेट का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बस ऑफसेट में ये जो 2y है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी पहले वाला सेम ही है। तो ये एंड मिलिंग के अंदर ज्योमेट्रिक और एसियोमेट्रिक 2 है। अब हम पेरिफेरल मील कटर का भी देख लेंगे जो स्लॉट मिलिंग के लिए यूज़ होता है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है। पेरिफेरल मील कटर ये हम स्लॉट मिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको ये जो आपको डेप्थ दिख रही है ये क्या है, यहाँ पे इतना हम इसके अंदर स्लॉट करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये जो हमारा कटर है, ये कटर हमने इसके जो कॉर्नर है यहाँ पे इस पे हमने टच कर दिया। ठीक है, अब हम जो हमारा x वैल्यू थी जिसे हम कंपलसरी अप्रोच बोलते हैं, वो कहाँ तक आएगी, जब हम इस कटर को जो है सेंटर तक लेके जाएंगे, यानी ये कटर हमारा ये पॉइंट जो है वो यहाँ तक आ जाए। तो इसको हम कटर को यहाँ से लाते हैं, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका कटर है वो यहाँ पे आ गया। तो पहले इसका जो सेंटर था मान लो ये O1 था और अब आपका हो गया O2 आपका यहाँ पे हो गया, ये O2 हो गया। ठीक है, ये O1 से लेके O2 तक की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने क्या माना था कि स्लॉट जो है कितनी डेप्थ तक अंदर गया, तो ये तो स्मॉल d हमने मान लिया और ये पॉइंट जो है ये a माना मैंने, ये O2a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये स्लॉट का b हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने पहले किया था वही सेम ही है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको, x जो था वो क्या था, कंपलसरी अप्रोच। हमको कुल मिला के x निकालना है। x जो है वो क्या है, जो हमारा कटर जो था पहले यहाँ था, अब हम कटर को यहाँ तक ले आए। तो ये x डिस्टेंस है, ये O1 से लेके O2 तक है। तो O1 O2 क्या हो जाएगी, आपके x हो जाएगी। और सिंपली हमको क्या करना है, ये O1 O2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, O1a का स्क्वायर माइनस O2a का स्क्वायर जो है, इससे हमारा देखिए सिंपली कुल मिला के हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। ये O1 है, ये O2 है और ये आपका a है। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो ये हाइपोटेनियस में से जो भी हमको निकालना है, तो O1 O2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है, O1a का स्क्वायर माइनस क्या है, O2a का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी समझ गए होंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं। O1a बराबर क्या है, O1a ये भी तो आपका d/2 ही है, ये भी रेडियस है एक तरीके से, तो d/2 का होल स्क्वायर। लेकिन O2a हमारे पास नहीं है। O2a निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं ये साइड वाला मिटा देता हूँ। O2a को आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो है वो कितना है, O2b, ये आपका टोटल हो गया O2b माइनस, यदि हम क्या निकालेंगे, AB निकाल देते हैं, AB निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, O2a बच जाएगा। तो O2b कितना है, ये तो आपका रेडियस है, तो d/2 माइनस AB कितना है,
जितना हमने स्लोट का डेप्थ रखा है, तो ये आपका स्मॉल डी हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमको पुट करनी है, माइनस O2A बराबर D/2 माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर, और इसका हम रूट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आपका d, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी लिखेंगे यानी D/2 प्लस D/2 माइनस स्मॉल d, ये तो आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि D/2 माइनस D/2 माइनस माइनस प्लस स्मॉल d हो जाएगा। तो ये आपका जो है D/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये D/2 क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है x बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये तो आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल d, और बार सिर्फ जो है d बच जाएगा, और इसका रूट जो है वो तो पहले से ही था, यहाँ पे भी आपको रूट लगाना है। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये बच गया, ये वाला d माइनस डी इंटू डी, लेकिन कैपिटल D माइनस स्मॉल d इंटू और स्मॉल d है, बस इतना ध्यान रखना है। ये किसके लिए, पेरिफेरल मील कटर के लिए। मिलिंग जो प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के और एक बार आपको अपने हाथ से करना है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। एक अब आपको लास्ट में थोड़ा सा और बता देता हूँ, यदि हम एंड मील कटर जो होता है उसको हम स्लॉट मिलिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो कंपलसरी अप्रोच है वो कैसे आएगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका हो गया वर्क पीस, और ये जो हमारा कटर है मान लो, ठीक है। अब ये कटर जो है यदि स्लॉट के लिए यूज़ होगा, यानी इस कटर को पूरा अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो इसी साइज का हमारा स्लॉट बन जाएगा। ये आपका वर्क पीस हो गया। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो है यहाँ पे मान लो टच है, ठीक है, और ये पूरा अंदर जाएगा तो इसी को कट करेगा तो यहाँ पे स्लॉट बन जाएगा, और ये स्लॉट की विड्थ कितनी हो जाएगी, W हो जाएगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, x बराबर 1/2 d माइनस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस W का स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो डायमीटर है ये कितना है, d, तो यहाँ पे d बराबर क्या है, W है, तो d बराबर W करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो ऑफसेट है वो कितना बच जाएगा, सॉरी ऑफसेट क्या, कंपलसरी अप्रोच, x बराबर D/2। तो यदि हम एंड मील को स्लॉट मिलिंग के लिए यूज़ करते हैं तब हमारा जो कंपलसरी अप्रोच है वो D/2 आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और यदि आप कमेंट करेंगे तो हम मिलिंग प्रोसेस के कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।